हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स। मैं तारिक, आप सबका स्वागत है। और जैसा हम लोग पिछले क्लास में हमने मेडिवल इंडिया का सल्तनत पीरियड शुरू किया था। ठीक है, हमने बताया कि सल्तनत पीरियड का जो समय है 1206 से लेकर के 1526 तक भारत पर इस्लामिक सत्ता पूरी तरह से काबिज हो चुकी थी। इसका मतलब हुआ कि जो भारत में सेंट्रल अथॉरिटी थी, जो सेंट्रल पावर, वो मुसलमानों के हाथ में आ चुकी थी। और वो जो एम्पायर थी उसको सल्तनत पीरियड कहते हैं, जो 1206 से 1526 तक था। उससे फिर हमने बताया कि 1206 में भारत में पूरी तरह से इस्लामिक सत्ता सेंट्रल में, पूरी सेंट्रल अथॉरिटी इस्लामिक सत्ता आ चुकी थी। लेकिन भारत में क्या 1206 से पहले मुसलमान भारत में थे या नहीं थे? अगर थे तो कहां पर थे? उस कड़ी में हमने आपको बताया कि 1206 से पहले भारत के ऊपर 3 मुख्य शाखाओं ने भारत पर अटैक किया। यानी इस्लामिक सत्ता के 3 ब्रांच शाखाओं ने अटैक किया। पहली शाखा अरब शाखा, जो 712 में भारत पर अटैक करती है, जो कि सिंध प्रांत में, जो कि इस समय पाकिस्तान के रीजन्स में है, जो थट्टा नामक रीजन में, जो कराची से बिल्कुल बगल में है, वहां पर अटैक करता है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में अटैक करता है और वहां के राजा को हरा करके वहां पे काबिज होता है। ये सारी बात बताई। दूसरी शाखा हमने बताया तुर्कों की शाखा थी। तुर्कों में पहली शाखा गजनवाइट्स, यानी गजनवाइट जो है गजनवी के रूप में शुरू हुआ। और तीसरी शाखा गौरी के रूप में शुरू हुआ। यानी अरब शाखा, तुर्क की 2 शाखा गजनवाइट और गौरी, ये तीनों शाखाओं ने भारत पर लगातार आक्रमण किया। लेकिन वो लोग भारत पर अपना सत्ता स्थापित नहीं करना चाहते थे, वो रूल नहीं करना चाहते। यहाँ से अपार जो संपदा थी लूट करके अपने शासन की तरफ चले जाते थे। और मैंने बताया कि इनका जो सल्तनत थी, इनकी जो एम्पायर थी, वो कहाँ थी? वो जो है गजनी में थी। ठीक है, अब 1206 से 1526 तक सल्तनत पीरियड स्टैब्लिश हो जाता है। उसी कड़ी में हमने बताया कि सल्तनत पीरियड में 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं। पहली डायनेस्टीज स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खिलजी डायनेस्टीज, तीसरी तुर्क डायनेस्टीज, चौथा सैयद और 5वां लोधी डायनेस्टीज। अब उसी सल्तनत पीरियड की पहली डायनेस्टीज हम लोग उठाते हैं और उस डायनेस्टीज का नाम था स्लेव्स डायनेस्टी, जो कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक भारत पे रूल करती है। ठीक, स्लेव डायनेस्टी के बारे में मैंने बताया कि जब मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था तो सिंध में जाट विद्रोह में मारा जाता है और वो अपने गुलाम को, जिसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लाहौर, उसको सत्ता सौंप दी जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर की जनता के अनुरोध पर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासक बनाया जाता है, यानी पूरे भारत का शासक बनाया जाता है। अगरचे सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली थी, लेकिन लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी चुना। उसके अलग अलग कारण हैं और लाहौर की जनता ने अनुग्रह करके किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही शासक बनाया जाए। तो इस तरह से स्लेव डायनेस्टी का जो पहला रूलर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इससे पहले हम उनके बारे में बताते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, स्लेव डायनेस्टीज के बारे में बता दें आपको कि गुलाम वंश भी 3 शाखाओं में तो बांटा जा सकता है। पहला कुतुबी डायनेस्टी। कुतुबी डायनेस्टी 1206 से
1211 तक रूल करती है और इसका मुख्य शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और यह पहला तुर्क सत्ता भारत में स्थापित हुई, यानी पहला तुर्क था जो भारत का रूलर बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। स्लेव डायनेस्टीज की दूसरी एक शाखा है शमशी डायनेस्टी। शमशी डायनेस्टी जो 1211 से और 1266 तक था। इसमें मोस्टली इल्तुतमिश रूल करता है। इल्तुतमिश इसका डायनेस्टी का होता है। और तीसरी शाखा स्लेव डायनेस्टी की यानी गुलाम वंश की तीसरी जो शाखा थी वो बलबनी डायनेस्टी, इसमें बलबन वगैरह रहते हैं और ये बलबनी डायनेस्टी 1266 से 1290 के बीच में होती है। देखिए इन तीनों शाखाओं में फर्क क्या है कि कुतुबी डायनेस्टी तुर्क था, फर्स्ट तुर्क रूलर ऑफ इंडिया, लेकिन ये दो डायनेस्टी शमशी डायनेस्टी और बलबनी डायनेस्टी ये भी तुर्क थे, लेकिन तुर्क की एक ट्राइब थी जिसका नाम था इलबारी। इलबारी ट्राइब थी, वो इस इलबारी ट्राइब से इस इलबारी ट्राइब से ही बिलोंग करते थे। ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक होता है, यानी 1206 से बनता है और स्लेव यानी गुलाम वंश का संस्थापक होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का रियल संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश होता है। ठीक है। उसका कारण क्या है? पहली बात, दिल्ली सल्तनत का रियल एम्पायर अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश को कहते हैं, लेकिन संस्थापक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसमें क्या मसला है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली को ना बना करके लाहौर को बनाता। पहला कारण यह है कि दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश करने वाला था स्लेव डायनेस्टी वो ऐबक था, लेकिन इसने दिल्ली को अपना कैपिटल नहीं बनाया, इसने लाहौर को बनाया। दूसरा कारण यह था कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की और सल्तनत के लिए सुल्तान की पदवी धारण करना जरूरी है। तो संस्थापक अगरचे कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन रियल संस्थापक अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप मारेंगे इल्तुतमिश पर टिक मारेंगे। बात क्लियर हुई? अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता तुर्कमेनिस्तान के थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता वो किसी के गुलाम नहीं थे, यानी स्वतंत्र माता पिता के औलाद कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसीलिए एक इतिहासकार है जिसका नाम हबीबुल्ला है। हबीबुल्ला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ममलूक कहता है, ममलूक की पदवी देता है, इस जो है टाइटल देता है। ममलूक का मतलब हुआ कि ऐसा गुलाम जिसके माता पिता स्वतंत्र थे, किसी के गुलाम नहीं थे। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता किसी के गुलाम नहीं थे। इसीलिए जो हबीबुल्ला हिस्टोरियन होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ममलूक की पदवी देता है। बात हुई? अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी चांद का स्वामी जो होता है उसको ऐबक कहा जाता है तुर्की भाषा में। ठीक है। देखिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को जैसे मैंने बताया तुर्कमेनिस्तान के माता पिता थे और कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के काजी थे जिनका नाम फखरुद्दीन था, उन्होंने खरीद लिया था ऐबक को। जो काजी साहब थे यानी फखरुद्दीन जो थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया और मोहम्मद गौरी क्या करता है
फखरुद्दीन यानी काजी फखरुद्दीन से ऐबक को खरीद लेता है। इसका मतलब हुआ कि पहले ऐबक को खरीदने वाला फखरुद्दीन काजी थे और फिर फखरुद्दीन काजी से मोहम्मद गौरी खरीदता है। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल लाहौर बनाया। बाकी जितने भी सुल्तान इधर देखिए वो सबका कैपिटल दिल्ली होता है। अच्छा, दूसरी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक डिड नॉट एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान बट ओनली, केवल क्या धारण करता है, मलिक और सिपहसालार। यानी वो कहता है कि मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं किसी का सबॉर्डिनेट हूं, यानी उस मलिक हूं और सिपहसालार की पदवी धारण करता है। तो याद रखिएगा, पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन किस सल्तनत पीरियड के किस बादशाह ने अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं घोषित किया, सुल्तान की टाइटल नहीं ली, बल्कि उसने दो टाइटल ली जिसका नाम मलिक और सिपहसालार है। बात क्या हुई? अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को रियल सुल्तान क्यों नहीं माना गया, यानी सुल्तान क्यों अपने आप को एज्यूम नहीं किया? पहली बात, किसी भी बादशाह को, किसी भी जो रूलर था उसको सुल्तान की पदवी धारण करने के लिए बगदाद के खलीफा का परमिशन लेना पड़ता था। यानी बगदाद का खलीफा जो है, एक खिल्लत और मंसूरा नामक चीज होती थी। खिल्लत और मंसूरा एक जैसे कागज होता है और गाउन जो होता है, गाउन, तो इसको खिल्लत और मंसूरा बगदाद के खलीफा देते थे। और जब बगदाद के खलीफा किसी को देते थे तो वो फिर सुल्तान इंटाइटल हो जाता था, यानी सुल्तान फिर कहलाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की टाइटल नहीं दी, इसलिए उसने पहला सुल्तान नहीं माना जाता है। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया। खुतबा एक इस्लामिक नमाज जो होती है उसमें के पहले खुतबा होता है, तो अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया था। जबकि बादशाह या सुल्तान, दूसरे सुल्तान जो होते हैं, अपने नाम का खुतबा पढ़वाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार बगदाद के खलीफा का परमिशन नहीं मिला या उसको इंटाइटल नहीं मिला। दूसरी बात, अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाता है। तीसरी बात है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं जारी किया, अपने नाम पर कोई सिक्का नहीं जारी किया जिसमें कलमा वाला सिक्का नहीं जारी किया। तो इस वजह से भारत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है, जबकि सुल्तनत पीरियड का पहला जो रूलर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है। लेकिन सुल्तान इन टाइटल्स नहीं मिलता है इसको। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को गजनी से यानी विच्छेद कर लेता है। जैसे हमने पहले बताया कि 1206 से पहले जितने भी रूलर आए थे, जो गौरी है या मोहम्मद गजनवी है, उनका जो रूलर था, उनका जो सत्ता थी वो गजनी में थी, गजनी में, और बहुत बड़े एम्पायर के शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने आप को गजनी से विच्छेद कर लिया। उन्होंने कहा कि गजनी से अब हमें कोई मतलब नहीं है, अब यही जो इंडिया है यही हमारा सत्ता रहेगी और यही से हमसे मतलब है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी से अपने आप को विच्छेद कर लिया। अगली पॉइंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो सवाल खूब पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत दानशील व्यक्ति था, एक बहुत दानशील रूलर था, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल दी गई थी जिसका नाम लाख बख्श था। लाख बख्श बात क्या हुई? ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, किस रूलर को, किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श की पदवी दी जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की पदवी दी जाती है, यानी बहुत दानशील था इस वजह से।
दूसरी बात यह है, कुतुबुद्दीन कुरान को बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इस्लाम में जो एक पायस बुक जो है, कुरान जो होती है, उस कुरान की तिलावत जो करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बहुत ही सुरीली आवाज में करते थे। इसी वजह से इनको कुरान खां की टाइटल दिया गया। तो कौन सी टाइटल? कुरान खां की टाइटल दिया गया। और दूसरा टाइटल हातिम सेकंड दिया गया। हातिम, आपने एक पढ़ा हातिम ताई, जो एक आपने बहुत अरब एक नाटक है बहुत बढ़िया, हातिम ताई जो है। तो हातिम ओरिजिनल वो थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत अच्छा कुरान की तिलावत करते थे, इसलिए उनको हातिम सेकंड की पदवी दी गई। तो देखिए, पहला टाइटल लाख बख्श, बहुत ज्यादा दान देने की वजह से। दूसरा है कुरान की बहुत सुरीली आवाज में पढ़ते थे, इस वजह से इनको कुरान खां और हातिम सेकंड की टाइटल दी गई। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो टोटल टाइटल देख लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन से मिली। पहली टाइटल ममलूक। ममलूक किसने दिया? हिस्टोरियन हबीबुल्लाह ने दिया था। दूसरा मलिक सिपहसालार, जो खुद को अपने आप को मलिक और सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक कहते थे। तो दो टाइटल और क्या हुए? मलिक और सिपहसालार भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तीसरा चौथा लाख बख्श, यानी बहुत दान देने की वजह से इनको लाख बख्श की पदवी दी गई। और कुरान शरीफ की बहुत अच्छी सुरीली आवाज में तिलावत करते थे, इसलिए इनको कुरान खां और हातिम सेकंड की पदवी दी गई। ठीक है, अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक अधिकारी था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के एम्पायर को और बढ़ाया, और इन्होंने बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो एम्पायर है वो बिहार और बंगाल तक बढ़ा दिया। अब देखिए, यहां पर जो सवाल पूछा जाता है, क्या क्या पूछा गया? बख्तियार खिलजी ने बिहार में नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, जिसको बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, और बहुत ही बेशकीमती जो पांडुलिपि थी, यानी इंस्क्रिप्शंस थे, उसको जला दिया था। तो सवाल पूछा गया है कि नालंदा को डिस्ट्रॉय करने वाला, यानी ध्वंस करने वाला कौन शासक था? तो बख्तियार खिलजी था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकारी था। विक्रमशिला को ध्वस्त करने वाला, यह भी पूछा गया है, तो बख्तियार खिलजी को नाम आता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकारी बख्तियार खिलजी था। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुरु थे जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखता है। कुतुब मीनार की नींव रखता है, और उसको पूरी तरह से बना नहीं पाता, मर जाता है। उसको बाद में आगे इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया, लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। और किसकी याद में रखी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर रखी। पूछा गया है कुतुब मीनार जो दिल्ली में मौजूद है, उसको किसकी याद में बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और किसने नींव रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक है, इसी बीच में भारत में कुतुबुद्दीन जब आता है तो उसने दो मस्जिद का निर्माण करता है। पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, जो कि आप कुतुब मीनार के बगल में जाएंगे तो आप देखेंगे एक मंदिर, वो मस्जिद है जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है। रियल में ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये एक जैन मंदिर था। इसको एक शेप दे करके उन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है।
कुव्वतुल इस्लाम का मतलब इस्लाम की ताकत, ठीक है। तो पहली मस्जिद भारत ने पहली जो मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, उसका पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है। और दूसरी मस्जिद जो की वो 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन झोपड़ा देखिए क्या था। 2.5 दिन का झोपड़ा ये चौहान जो रूलर थे उसमें बीसल देव या विग्रह राज फोर्थ के ने बनवाया था। एक संस्कृत पाठशाला था। एक्चुअली 2.5 दिन का झोपड़ा जो दिखता है वो एक संस्कृत का पाठशाला था जिसको चौहान रूलर बीसल देव या विग्रह राज फोर्थ, ये याद रखिएगा, विग्रह राज फोर्थ या उन्हीं को बीसल देव बोलते हैं, इन्होंने संस्कृत पाठशाला बनाया था। पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो पहले क्या था, तो संस्कृत पाठशाला था। दूसरी बात, उस संस्कृत पाठशाला को किसने बनाया था, तो आपको याद रखिएगा विग्रह राज फोर्थ या बीसल देव ने बनवाया था। उस 2.5 दिन के झोपड़े को कुतुबुद्दीन ऐबक एक मस्जिद का शेप देता है। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 2 मस्जिद बनवाई, एक कुव्वतुल इस्लाम है और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा है। और एक मीनार डेवलप किया जिसका नाम कुतुब मीनार है। किसकी याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। और पहले यही कुतुब मीनार एक अजान देने के काम आता था। बात क्लियर हुई। अब देखिए 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए अपने घोड़े से गिरकर मर गया था। ये लाहौर में मर गया था। पूछा गया है सवाल कहां मरा था, तो लाहौर में चौगान खेलते हुए। चौगान इस समय पोलो की तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जिसका नाम था आराम शाह जो है वो सत्ता पर काबिज होता है, नहीं वो शासक बनता है। लेकिन इल्तुतमिश ने आराम शाह को 8 महीने के बाद हटा दिया था। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में अगले क्लास में हम इसको बताएंगे कैसे क्या होता है। आप देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसमें जिक्र वाली बात भी है, इनके टाइटल्स के बारे में पूछा गया है। उसके बाद बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा गया है। उसके बाद इन्होंने जो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मास्क बनाया था उसके बारे में पूछा गया है। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया इसके बारे में पूछा गया है। और फखरुद्दीन निशा किस पहले कहां के थे ये इसके बारे में पूछा गया है। और स्लेव डायनेस्टीज के बारे में काफी पूछा गया है। और इस तरह से हम अगले टर्म्स पे स्लेव डायनेस्टी का ही जो रूल इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलते हैं। आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। पॉलिटिकल पहले हम मेडिवल हिस्ट्री की सल्तनत पीरियड को पूरा पढ़ेंगे थ्योरी। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारा ब्लैक बोर्ड पे आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। आप इसी नोट से देखिएगा सारे क्वेश्चंस आएंगे। और सारे एसएससी, वनडे, पीसीएस, आईएएस जहां से भी क्वेश्चन इस मेडिवल पीरियड से पूछा गया है सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए हम फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू क्लास।